नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम डेली कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर बात करनी है। लेकिन इससे पहले सूचना क्या है कि जैसे कि आपका रिपब्लिक डे पास में ही है, तो इसी को लेकर के संस्कृति आईएएस द्वारा आपको 40 से 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। किन किन कोर्सेज में है, तो यूपीएससी ऑनलाइन कोर्सेज में आपको यह डिस्काउंट मिलेगा। स्टेट पीसीएस के जो ऑनलाइन कोर्सेज है इसमें आपको यह डिस्काउंट मिलने वाला है, और साथ ही साथ जो अदर ऑनलाइन कोर्सेज है लाइक एनसीईआरटी, आरओ कोर्सेज में आपको डिस्काउंट मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक्स की क्या क्या है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, यह जो चलाया जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये हो रहे हैं अभी वर्तमान में, तो इनके बारे में बात करेंगे। ये कुंभ की हाथी क्या है इसको जानेंगे। और अंत में है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है मरणोपरांत, ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान क्या है। तो यह जो अभियान चलाया जा रहा है हमारे उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसी बारे में बात करेंगे कि इस अभियान में क्या चीजें शामिल की गई हैं और साथ ही साथ लोगों को इस अभियान से क्यों जोड़ा जा रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। आगे बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य है कि भारत के संविधान में जितने भी निहित सिद्धांत हैं इनके प्रति आम जनता को हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है, ठीक है। तो हमारे संविधान में जो भी मूल बातें दी गई हैं, जो भी विचार दिए गए हैं, जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, इनके लिए पूरी जनता क्या हो, सामूहिक रूप से प्रतिबद्ध हो, इसी की पुष्टि करना है। और इसी के तहत यह आपका हमारा संविधान ये जो अभियान है वह चलाया जा रहा है, ठीक है। हमारे देश को बांधने वाले और साझा मूल्यों का इसमें क्या करना है, जश्न मनाना है। जैसे बहुत सारे हम देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गए, हमारे डीपीएसपी हो गए, स्टेट सेंट्रल रिलेशंस हो गए, ठीक है। तो इसमें ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे अस्तित्व के बारे में बताते हैं कि हमारे पास भी यह अधिकार है। हम संविधान में ये अधिकार हमारे मेंशन किए गए हैं और इन अधिकारों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। चलो इससे संबंधित एक प्रश्न मुझे याद आ गया है कि यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो किस आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे और किस आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट जाओगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नोडल मंत्रालय इसका कौन है, तो कानून और न्याय मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है जिसके द्वारा यह चलाया जा रहा है। अभियान का विषय क्या रहने वाला है कि सबको न्याय मिले और हर घर तक न्याय की पहुंच हो। अब यह कैसे प्रोग्राम डिवाइड किया गया है, तो यह प्रोग्राम आपका 3 स्तरीय प्रोग्राम होने वाला है। ग्राम स्तरीय होगा, तो ग्राम स्तर में किस प्रकार यह प्रोग्राम चलेगा, तो सामान्य सेवा केंद्रों के ग्राम स्तरीय जो उद्यमी हैं इनके माध्यम से ग्रामीणों को जोड़ना है और सबको न्याय प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए क्या करना है, प्रेरित करना है, ठीक है। तो यहां पर ग्राम स्तरीय उद्यमी जो है उनको लिया जाएगा और सामान्य सेवा केंद्रों के जो है, ठीक। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ग्राम स्तर के बाद जिला स्तर पर यह कार्यक्रम कैसे चलेगा, तो न्याय सहायक जनता को उनके दरवाजे पर विभिन्न नागरिक केंद्रित कानूनी सेवाओं के बारे में जागरूकता प्रदान करनी है। इसके पश्चात आ जाता है आपका राज्य स्तरीय प्रोग्राम। राज्य स्तर पे यह कैसे कार्य करेगा, तो न्याय सेवा मेला व्यक्तियों के लिए विभिन्न कानूनी और साथ ही साथ सरकार की अन्य सेवाओं और योजनाओं का क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा। तो यहाँ पर न्याय सेवा मेले का आयोजन किया जाएगा जहां पर लोग पहुंचेंगे और इससे संबंधित जानकारी लेंगे, ठीक है। समर्थन प्राप्त करने के लिए मंच के रूप में आयोजित किया जाएगा। चलिए तो ये तो रहा कि प्रोग्राम आपका 3 स्तरीय रहने वाला है, ग्राम, जिला और राज्य, और इस प्रकार से कार्य करेगा। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पंच प्राण, ये जो एक प्रतिज्ञा है, एक तरीके से कह लो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है, इनके बारे में बताया गया। तो ये पंच प्राण क्या है, इस अभियान के तहत इनको जानते हैं कि भारत को एक विकसित देश बनाना है, हम सभी को प्रतिज्ञा लेनी है। एक दूसरा है गुलामी की मानसिकता को खत्म करना है, ठीक है। अपने स्वयं आप खुद अपना बिजनेस डेवलप करिए, खुद अपना स्टार्टअप लगाइए। तो गुलामी की जो मानसिकता है ना कि हमें सिर्फ नौकरी चाहिए, बहुत और भी इसके आप देखोगे कि पहलू हो सकते हैं, मैं जस्ट एक पहलू आपको बता रही हूं। तो इसको क्या करना है, खुद को डेवलप करना है, सेल्फ मेड बनाना है हमें, ठीक है। दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत पर हमें गर्व करना है, हमें प्राउड करना है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत रही है, जो हमारे एंशिएंट टाइम में हमारे पूर्वजों ने हमें
दिया है उस पर हमें क्या करना है, गर्व करना है हमारे, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो, चाहे वो आयुर्वेद हो। ठीक है, हमेशा हम हर क्षेत्र में आगे रहे हैं, ऐसे ही भारत सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्र की एकता और एकजुटता को बनाए रखने और नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को क्या करना है, पूरा करना है। जो भी हमारे एज अ सिविलियन राइट्स हैं उनको, हमारे जो कर्तव्य हैं उनको क्या करना है, फुलफिलमेंट करना है। कि हम बस में ट्रेवल कर रहे हैं, हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, हम सड़क पे चढ़ रहे हैं, तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं। हमारी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो बस हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो कोई भी ऐसा सरकारी, आप देख लो ट्रेन हो, तो ये क्या है, हमारी ही संपत्ति है, हम उसके टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं, देन उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो वो जो हमारी संपत्ति है उसकी हमें सुरक्षा करना है। ऐसा नहीं कि हम ही अपनी ट्रेन, बस और सड़कें तोड़े दे रहे हैं, जलाए दे रहे हैं। तो हमें भी अच्छे से वहां पर क्या करना है, कार्य करना है। चलिए, ये तो रहा इसके बारे में। अब देश की रक्षा करने वालों का यहाँ पर सम्मान करना है, नव भारत नव संकल्प लेना है। ये इसी के अंतर्गत सारे अभियान आपके शामिल किए जा रहे हैं और इन्हीं के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। ठीक है, विधि जागृति अभियान चलाया जाएगा, न्याय सेतु लॉन्च किया जाएगा इसी दिन, न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नवीन समाधान डिजाइन करने की दिशा में कार्य किया जाएगा और न्याय यानी कि प्रो बोनो लीगल सर्विसेज का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। तो इसके तहत ये प्रोग्राम चलाए जाएंगे और जिससे आम जनता को क्या मिल सके, लाभ मिल सके और साथ ही साथ वो जो न्याय, हर घर तक न्याय जो पहुंचाना है, उसकी जो मानसिकता है इस प्रोजेक्ट के पीछे वो पूरी हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। कहां पर ये यूथ गेम्स हो रहे हैं, कौन सा इस पदक तालिका में पहले स्थान पर है, दूसरे पे है, तीसरे पे है और कितने खिलाड़ियों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये कौन सा संस्करण है, छठा संस्करण है। कहां पर हो रहा है, तो तमिलनाडु में अभी शुरू हुआ है। चलिए, तो ये याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज, तमिलनाडु में शुरू हुआ है, छठा संस्करण इसका हो रहा है। आगे बात कर लेते हैं अब प्रमुख बिंदु। तो आयोजन इसका 19 से 31 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया। 4 शहर इसमें शामिल थे, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर। अब बात करते हैं तो 36 राज्यों से केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीटों ने यहां पर भाग लिया। आगे 5600 से अधिक एथलीट इसमें भाग लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं तमिलनाडु के 559 एथलीटों के साथ सबसे बड़ा दल है यहाँ पर तमिलनाडु का और कुल 26 खेलों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, 36 टोटल राज्य यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनको मिला करके सभी क्या इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो साथ ही साथ 5600 से अधिक एथलीट इसमें आने वाले हैं। सबसे ज्यादा एथलीट कहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो तमिलनाडु से कर रहे हैं। ठीक है, कुल 26 खेल जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे, यानी कि इन 26 खेलों के बीच में कॉम्पिटिशन होने वाला है एथलीट्स के बीच में। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो नवीनतम अपडेट के अनुसार ये गेम्स अभी चल रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि पदक तालिका में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी के वर्तमान समय की यदि मैं बात करूं तो नवीनतम अपडेट के अनुसार महाराष्ट्र 14 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। तमिलनाडु के पास 12 स्वर्ण है, वो सेकंड प्लेस पे है। और संपूर्ण खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की जो पदक तालिका है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये चीजें बताई गई हैं। महाराष्ट्र पहले स्थान पर है 14 सोने के साथ, फिर उसके बाद तमिलनाडु 12 इसको स्वर्ण पदक मिले इसके साथ, सेकंड प्लेस पे है। तीसरे पे आपका हरियाणा आ जाता है। ठीक है, हरियाणा आ जाता है 7 पदकों के साथ, दिल्ली आ जाता है 7 पदकों के साथ और फिर उसके बाद आ जाता है पंजाब 6 पदकों के साथ। लेकिन यहाँ पर टोटल पदक में आप कहोगे यहाँ पे तो 7-7 सेम ही है, तो आगे पदकों में चेंज हो गया है कि इसके पास पीतल के थोड़ा 19 है और इनके पास 6 है। तो टोटल में यहाँ पे आप देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो फर्स्ट पे महाराष्ट्र, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे हरियाणा, फोर्थ पे दिल्ली एंड फिफ्थ पे पंजाब है। ये पदक तालिका ऊपर नीचे हो सकती है, एज आई टोल्ड यू कि ये गेम्स अभी चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम, ये कुमकी हाथी क्या है। तो देखिए, हाथियों और मानव के बीच में ये जो संघर्ष है आप देखते हो चलता रहता है। कई बार बहुत शिकारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाथियों को मार करके उनके जो दांत होते हैं उनकी तस्करी करते हैं, खालों की तस्करी की जाती है, बहुत सारी चीजें उससे बनाई जाती हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर ये कुमकी हाथी, ये एक ट्रेंड हाथी होता है बेसिकली। तो ये आपका मानव और हाथियों के बीच में एक मध्यस्थ का कार्य करेगा। तो इसी कुमकी हाथी को तैनात किया जा रहा है। इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे ये क्या क्या करते हैं। ठीक है,
तो ओडिशा सरकार ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार से कुमकी हाथी तैयार करने के लिए कहा है। ठीक है, 2023-24 के वित्तीय वर्ष में तो ओडिशा में इंसानों और हाथियों के बीच आपको करीब 230 के आसपास की मुठभेड़ देखने को मिलेंगी। हाल ही में एक जंगली उपवयस्क हाथी जो कि आपके सिमलीपाल जंगल से मयूरभंज के बारीपदा शहर में घुस आया था और उसने तबाही मचा दी थी। तो इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए ये कुमकी हाथी जो है वो तैनात किए जा रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा इन कुमकी हाथियों के बारे में जान लेते हैं कि इनकी खासियत क्या है। ये हाथी प्रशिक्षित बंदी एशियाई हाथी होते हैं, यानी कि वेल ट्रेन्ड हाथी होते हैं ये। और कुमकियों का उपयोग जंगली तत्वों को भगाने के लिए किया जाता है जब वे मानव बस्तियों में प्रवेश करते हैं। साथ ही साथ ये हाथी वन्यजीव संरक्षण में भी उपयोगी होते हैं। जैसे ही कोई जंगली हाथी किसी बस्ती में घुसेगा तो कुमकी का ये कार्य होता है कि वो उसे यहाँ से खदेड़ देते हैं। ठीक है, तो ये मानव और हाथियों के बीच में एक मध्यस्थता का कार्य करते हैं। कुमकी फारसी शब्द है जिसको कुमक से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सहायता। ठीक है, सहायता। पूरे भारत में बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक इनका प्रयोग किया जाता है। वन गश्त और बचाव कार्यों के लिए भी इन हाथियों का व्यापक महत्व है और ये प्रयोग में आते हैं। जब कोई जंगली हाथी घायल हो जाता है तो जंगली हाथियों को चिकित्सीय जो उपचार है वह भी ये कुमकी हाथी प्रदान करते हैं। इसका प्रयोग होता है। कुमकी हाथी जंगली हाथियों और इंसानों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। ये था कुमकी हाथी के बीच में। अब बात कर लेते हैं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, जिनको मरणोपरांत ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है। चलिए बात करते हैं आगे इसमें। तो हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं। आगे बात कर लेंगे थोड़ा सा भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। तो इस पुरस्कार की शुरुआत आपकी 2 जनवरी 1954 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान नहीं किए जाते थे जब इनकी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन इसके पश्चात वर्ष 1966 में यह जो क्राइटेरिया था वो चेंज कर दिया गया, यानी कि 1966 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए जाने लगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वर्ष 1954 में भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। सबसे पहले इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया था। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जैसे कि मैंने आपको बताया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यह नस्ल, व्यवसाय, स्थिति और लैंगिक भेदभाव के बिना मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं कि अधिकतम 3 दिए जाएंगे। पुरस्कार प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद, जिसको हम प्रमाण पत्र कहते हैं, और एक पदक प्राप्त होता है। पुरस्कार के साथ कोई आर्थिक अनुदान इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, यह आपको याद रखना है, क्योंकि यह अपने आप में एक ऑनर है, सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के बारे में कि इन्होंने कैसे अपने जीवन की शुरुआत करी, क्या क्या इनके पास उपलब्धियां हासिल हैं। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के गांव में हुआ था, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम से अब यह गांव हो चुका है। आगे बात कर लेते हैं। तो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और इन्हें जेल भी हुई थी। स्वतंत्र भारत में उन्हें वर्ष 1952 में एक विधायक के रूप में चुना गया था और 1977 में सांसद चुने जाने के अलावा वर्ष 1988 में अपनी मृत्यु तक ये विधायक बने रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। कर्पूरी ठाकुर 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। 1970 दिसंबर में वह बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार 6 महीने में ही गिर गई थी। जून 1977 में वे फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपनी आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के कारण पुनः उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो सका और लगभग 2 वर्षों के पश्चात वापस से इनकी सरकार क्या होती है, गिर जाती है। 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने के कारण कर्पूरी ठाकुर जी का निधन हो जाता है। तो ये थी इनकी पूरे जीवन की घटनाएं जो घटित हुई। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न के बारे में।
सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024 का भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत दिया गया है। हाल ही में भारत रत्न प्राप्त कर्पूरी ठाकुर मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।